अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उम्मे हबीबा और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्फेजिया डिस्कस करने लगी हूँ। डिस्फेजिया बेसिकली एक स्वॉलिंग प्रॉब्लम है, स्वॉलिंग डिफ़िकल्टी है, मतलब हमें खुराक निगलने में मुश्किल होती है। वो लिक्विड भी हो सकती है, वो सॉलिड भी हो सकती है। अब बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा फूड पाइप है ना, उसके जो भी मसले मसाइल होते हैं वो हमारे डिस्फेजिया को कंट्रोल, मतलब डिस्फेजिया हो रहा होता है उस वजह से कि अब मतलब फूड पाइप से हमारी जा रही है स्टमक की तरफ सारा, मतलब जो फूड कंटेंट है वो जा रहा होता है। अब जो फूड पाइप में मसले होंगे ना, वो हमारे डिस्फेजिया कॉज करवा रहे हैं। उसमें हमारे पास 2 से 3 तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं, जिस तरह से मतलब कॉजेज़ उसकी जो बेसिकली अब इसमें जो डिस्फेजिया है, इसकी कॉजेज़ से हमारे पास 3 से 4 चीज़ें आ जाती हैं मेन। उन कॉजेज़ में सबसे पहले क्या आ सकता है, या तो न्यूरोलॉजिकल कोई इशू हो सकता है जिसमें हमारे पास स्ट्रोक आ जाता है। स्ट्रोक बेसिकली फालिस को कहते हैं, और इसमें जो हमारे मसल्स होते हैं ना, वो हमारे काम करना छोड़ देते हैं। तो मतलब जो स्ट्रोक जिसकी वजह से हमारे खुराक की नाली पर असर पड़ेगा, मतलब हमारे जो मसल्स हैं, हमारे खुराक की नाली में जो मसल्स पाए जाते हैं, उनके पर उनका फालिज जो होगा ना, उसकी वजह से हमें खुराक निगलने में मसला होगा। वो हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया है। ये बेसिकली हो क्यों रहा होता है, क्योंकि इसमें हमारे जो मसल्स हैं उनकी मोटिलिटी कम हो जाएगी। जो फूड पाइप के अंदर मसल्स हैं उनकी मोटिलिटी कम हो जाएगी, तो मतलब जो उसकी मूवमेंट है तो वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से हमें खुराक निकलने में मसला होगा। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमारी जो खुराक की नाली है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जिस तरह से कोई मतलब कैंसर वगैरह हो सकता है, या उसके अलावा कोई स्ट्रक्चर बन सकता है। स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारी जो खुराक की नाली है ना, वो किसी भी वजह से तंग हो सकती है। अब वो तंगी किस किस वजह से आएगी, मतलब स्ट्रक्चर्स किन किन वजह से बन सकते हैं। अब इसकी कॉजेज़ में जो स्ट्रक्चर की कॉजेज़ हैं वो क्या क्या हो सकती है। नंबर 1 ये है कि हमारे पास गर्ड, जो मतलब वो होता है ना, हमारे मैदे के अंदर एसिड होता है, वो हमारा खुराक की नाली के अंदर ऊपर आ जाता है, तो उसकी वजह से एक तो मतलब स्ट्रक्चर बन सकता है, रास्ता तंग हो सकता है। दूसरा कोई मेडिकेशंस वगैरह हम ऐसी यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बन सकता है। और तीसरा ये है कि कोई मतलब एक्सीडेंटली तेज़ाब पी लेता है एसिड, उसकी वजह से करोसिव स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। या तो फिर इसोफेगस की एलर्जी हो सकती है, उसको हम इओसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस बोल रहे होते हैं। और उसके अलावा मतलब क्या हमारे पास आ सकता है कि मिसाल अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो वो भी जो हमारा खुराक की नाली है उसको तंग करेगा। और कैंसर के पेशेंट में ही मतलब अगर उनको हम रेडिएशंस दे रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रहा है, रेज उनको मिल रही है, तो रेडिएशंस की वजह से बाद में उनको स्ट्रक्चर बन सकता है और खुराक की नाली बंद हो सकती है, मतलब उसका रास्ता तंग हो सकता है। वन ऑफ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉज ऑफ इसोफेजियल स्ट्रक्चर, वो उसमें ये आ सकता है कि हमारे पास जो इसोफेजियल वेब है वो बन सकता है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो खुराक की नाली होती है ना, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है। वो मेम्ब्रेन जो बनेगी तो वो जो उसका खुराक का ल्यूमिन है, अब इस तरह का मतलब हमारा गोल सा खुराक का ल्यूमिन है, तो वो उसके मेम्ब्रेन बनेगी और उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी, तो खाना तो जा ही नहीं सकेगा, तो खाना बैक फ्लो से बाहर आ जाएगा। और उसके अलावा मतलब एक तो मैंने आपको कैंसर का बता दिया, स्ट्रक्चर्स का बता दिया, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ बता दिए। फर्दर क्या हो सकता है, फर्दर हमारे पास इसमें हमारे पास मोटर कॉजेज़ आ जाते हैं। उसमें मोटर कॉजेज़ में क्या होता है कि एक्लेजिया जियार्डिया एक प्रॉब्लम होती है। उसमें हमारे पास जो खुराक की नाली है, मतलब फूड पाइप जो इसोफेगस है और जो स्टमक है, उनके दरमियान एक वैल्व होता है, उसको स्फिंक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस स्फिंक्टर के अंदर जो मसल्स होते हैं ना, उनकी टाइटनिंग हो जाती है। तो उनकी टाइटनिंग होगी ना, तो उस वजह से भी खुराक मतलब जो हम अंदर लेके जा रहे हैं, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो सॉलिड है, जो मर्जी हम लेके जा रहे हैं, तो वो वापस बैक फ्लो से बाहर आएगी, तो वो भी एक कॉज हो सकती है। अब कॉजेज़ आपको पता लग गई कि इनके भी मतलब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा हमारे पास, मतलब वो खाना निकल नहीं सकता, तो वो खाना बाहर मतलब बैक फ्लो से बाहर नेजल रिगर्जिटेशन होगी, मतलब वो नाक से भी बाहर निकाल सकता है, मुँह से भी बाहर निकाल सकता है, वॉमिटिंग वगैरह होगी। और उसके अलावा कि उसको अगर मिसाल है वही खाना वो मतलब खुराक की नाली में जा रहा है, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो जो हमारे पास सांस लेने वाली नाली उसके अंदर चला जाता है, तो सांस लेने वाली नाली के अंदर जाएगा तो भी ट्रेकियल एस्पायरेशन हो जाएगी, मतलब सांस की नाली के अंदर जाएगा तो उसकी वजह से वहाँ में कफिंग होगी, मतलब खांसी होगी। उसके अलावा चोकिंग हो सकती है कि खुराक की नाली बंद हो, खाना अंदर जाने की वजह से बंद होने लग जाए और बंदे का सांस बंद होने लग जाए, ये हो सकता है। और उसके अलावा फर्दर क्या हो सकती है कि उसकी आवाज़ ख़राब होने लग सकती है। और उसके अलावा मतलब जब ट्रेकियल एस्पिरेशन है, जो हमारी खुराक है वो हमारी उसके अंदर जा सकती है, फेफड़ों में जा सकती है, और हमें नमूनिया हो सकता है। नमूनिया में बुखार वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने आपको कॉजेज़ भी बता दिए और सिम्टम्स भी बता दिए, लेकिन फर्दर हमने इनको डायग्नोस कैसे करना, मतलब हम अगर हमारे पास पेशेंट आ रहा है तो हम उसको कैसे डायग्नोस करेंगे और किस तरह से हम उसको लेके चलेंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे। पहले तो हमने उसकी मतलब हिस्ट्री लेनी, एग्जामिनेशन वगैरह, कि अगर मतलब कोई उसकी क्रॉनिक हिस्ट्री चल रही है किसी भी डिजीज़ की, जिस तरह से कैंसर वगैरह हो जाता है, वो कफिंग
सॉरी स्मोकिंग और अल्कोहल वगैरह की वजह से हो रहा है, या उसके अलावा मतलब कोई और क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है, या फिर कोई एक्यूट डिजीज़ आई उसकी वजह से उसको मतलब डिस्फेजिया का इशू चल रहा है, जिस तरह से मतलब स्ट्रोक हो गया, फालिज हो गया, तो उसकी वजह से हो रहा है, तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस उसको करके मतलब इन्वेस्टिगेशंस करवा के उसको रूल आउट करेंगे कि वाकई ये इशू है और किस वजह से है। तो उसमें हम एंडोस्कोपी करवा सकते हैं पेशेंट की। एंडोस्कोपी में होता क्या है कि हम मुंह है मतलब खुराक की नाली है, यहीं से ही हम एक पाइप डालते हैं और उसके अंदर कैमरा लगा होता है और उसके थ्रू हम देख लेते हैं कि मसला कहाँ पर है हमारी खुराक की नाली में, ठीक है। और उसी ये डायग्नोस्टिक भी होती है और ये थेराप्यूटिक भी होती है। अगर मिसाल कोई ट्यूमर वगैरह तो हम उसको वहाँ से एक्सरसाइज कर लेते हैं और फिर उसको हम बायोप्सी वगैरह के लिए भेज देते हैं। और उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, हम उसको इसोफेजियल मैनोमेट्री कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर प्रेशर इंसर्ट करके प्रेशर ज़्यादा बढ़ा के तो हम देख लेते हैं कि क्या मसला है, किस जगह पर मसला है। और उसके अलावा हम बेरियम सोइलो मतलब एक वो होता है स्टेन होता है, वो हम अंदर पेशेंट को दिला के फिर उसके बाद चेस्ट एक्सरे वगैरह कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि मसला कहाँ पर बेसिकली पाया जाता है। और उसके अलावा हम लास्टली कर सकते हैं चेस्ट एक्सरे और सिटी स्कैन, उसके थ्रू भी हम रूल आउट कर सकते हैं मसला मतलब किस लेवल पर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसकी वजह से आप लोगों ने बहुत सारी मेरी बातें सुनी होंगी कि मतलब डिस्फेजिया हो क्यों रहा है, उसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह। लेकिन असल जो बात है वो हमने डिस्फेजिया को ट्रीट कैसे करना है, मतलब डिस्फेजिया की ट्रीटमेंट क्या है। तो वो सबसे पहले ये है कि हमारी जो भी डिजीज़ है मतलब जो कॉज है उसको हमने रूल आउट करना है और उसको ट्रीट करना है, तो इससे डिस्फेजिया ट्रीट हो सकते हैं। और आपने डिस्फेजिया को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना, क्योंकि डिस्फेजिया डिफरेंट डिजीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, मतलब वो एक सिम्टम शो मतलब एक वो उसको हम एज ए सिम्टम ले सकते हैं। और अब डिस्फेजिया को हमने ट्रीट कैसे करना है, डिस्फेजिया को ट्रीट करने के लिए बेसिकली अगर मिसाल स्ट्रक्चर वगैरह है तो हम कोई बैलून वगैरह मतलब एंडोस्कोपी के लिए जब हम जा रहे हैं मतलब वो जो प्रोसीजर कर रहे हैं वहाँ पर बैलून इंसर्ट कर सकते हैं ताकि वो जो स्ट्रक्चर है वो जो खुराक की नाली तंग हो रही है वो खुल सके। और उसके अलावा अगर कोई उसके वेल्व का मसला है मतलब उसके स्फिंक्टर का मसला है जो कि फूड पाइप को हमारे स्टमक के साथ कनेक्ट करे उसका कोई मसला है तो आप उसको भी ट्रीट कर सकते हैं। मतलब एक पॉइंट टेक्निक होती है उसमें उसके टाइट मसल्स होते हैं उनको हम रिमूव कर लेते हैं, मतलब उनको हम एक्सरसाइज कर लेते हैं और हम उनको निकाल देते हैं। और उसके अलावा हम क्या सकते हैं, अगर मिसाल है स्ट्रोक का पेशेंट है, न्यूरोलॉजिकल उसकी कॉज है, तो हम उसको रूल आउट करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। हम उसके लिए रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस भी करवा सकते हैं कि उसके जो स्मूथ मसल्स हैं फूड पाइप के उनको स्ट्रेंथनिंग मिल सके और पेशेंट ठीक हो सके। या फिर हम ये फर्दर क्या कर सकते हैं, मतलब अगर मिसाल हम ये भी इनसे भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो अगर वो मतलब जो वो है ट्रीटमेंट जो न्यूट्रिशन का वे है हम उसको चेंज कर सकते हैं। मिसाल फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को मतलब सॉलिड को स्वॉलो करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो हम उसको लिक्विड पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मतलब हमने सब कुछ करके देख लिया और मतलब पेशेंट को हमने न्यूट्रिशन तो देनी है ना, क्योंकि न्यूट्रिशन के बगैर तो हम वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम उसकी एनजी ट्यूब पर मतलब शिफ्ट कर देते हैं, उसको हम उसके थ्रू न्यूट्रिशन देते हैं कि हम जो हमारा नोज़ है वहाँ से हम ट्यूब पास करते हैं और वो हमारे मैदे में जाती है और मतलब वहाँ से हम उसको न्यूट्रिशन सप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये भी मतलब अब ये है टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट, हमने परमानेंट ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना पर पेशेंट को किसी भी ट्रीटमेंट को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो उसके लिए हम उसको परमानेंट जो वो एक फीडिंग ट्यूब है जो हम पेशेंट को इसके ऊपर मतलब जो डायरेक्ट स्टमक में डाली जाती है नाली उसके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। और इन सब से भी अगर कोई नहीं होता तो एंड में सर्जिकल रिमूवल ही मतलब सर्जिकल प्रोसीजर ही उस डिस्फेजिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इस तरह की फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, हैव फन।